हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है मेरे भाई और बहन। वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, जिसको हम प्यार से क्या नाम देते हैं, BRS। देखो, BRS एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इजी है अगर आपके समझ आ गया तो, और अगर आपके समझ नहीं आया ना, आप खो जाओगे इसके अंदर। ये है दोस्तों। तो जिस तरीके से मैं आपको BRS कराने वाला हूँ इस बार, जिस तरीके से मैं आपको BRS कराने वाला हूं, आपने BRS पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इग्नोर इट। मेरा तरीका फॉलो करना। ये हाथ ऐसे ऐसे नहीं करेंगे सर, ये बेकार तरीका है। मेरा तरीका फॉलो करो, 100% कह रहा हूं, एक बारी मन से मैच होगा। मैं आपको डिफरेंट तरीके से BRS आपको कराने वाला हूं, तो कृपया करके आप ये तरीका मेरा फॉलो करना। जितना आपने अभी तक BRS सीखा है या पहले कभी 11वीं क्लास के अंदर BRS पढ़ा था, उसको इग्नोर कर देना भाई, उसको मत पढ़ना। ठीक है, उस तरीके से फॉलो मत करना जिस तरीके से मैं आपको BRS कराऊंगा अब, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है भाई, जिस तरीके से मैंने आपको कराया ना, उस तरीके से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका एक आंसर गलत नहीं होने दूंगा, एक आंसर नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये तरीका डिफरेंट तरीका फाइंड आउट करा है। मैं हाथ ऐसे करके नहीं लाते इस BRS के अंदर, यार ये भाई ये हुआ ये हुआ। अब जिसने 11वीं में पढ़ा, पहले पढ़ा है BRS, तो वो हाथ हिलाता होगा या डिफरेंट मेथड यूज करा होगा, पर नहीं सर, मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ, आप कृपया करके मेरी पूरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे मेथड के तरीके से आप यूज करें। ठीक है सर, चलो। तो नई हेडिंग बनाएंगे आज की क्लास के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम मेरे भाई प्यार से क्या नाम देते हैं, BRS। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल लॉजिक देने वाला हूं। काफी बार ऐसा होता है, बच्चे पूरे BRS कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता बैंक एज पर पासबुक क्या होती है, बैंक एज पर कैशबुक क्या होती है। बार कंफ्यूज होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको पहले आज की क्लास के अंदर यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट तो अगली क्लास से चालू करूंगा, आज क्लास में तो पहले यही कंफ्यूजन दूर करूंगा कि बैंक एज पर BRS क्या होती है, बैंक एज पर कैशबुक क्या होती है। ठीक है, चलो। तो मैं इसको प्यार से लिखता हूं, BRS। क्या नाम है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं BRS, तो आप भी कृपया करके ध्यान दें, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं मीनिंग। तो मैंने हेडिंग बनाई अभी मीनिंग की। तो BRS किसे कहते हैं, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते किसे, पहले ये सीखते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, लिखेंगे साथ साथ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट फिर प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर, प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर, prepared by the account holder on a particular date, on a particular date, on a particular date, due to reconcile, due to reconcile the bank balance, bank balance as per, bank balance as per cashbook, bank balance as per cashbook with the, with the bank balance as per, with the bank balance as per पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। फिर आगे लिखेंगे सर, शोइंग एंट्री, showing entries because of which, because of which difference,
because of which difference between the two balance, difference between the two balance. Difference between the two balance. दोस्तों बीआरएस की जो डेफिनेशन है इसको समझने के लिए आपको पूरा बीआरएस का एक और ही सीखना पड़ेगा। मतलब बीआरएस की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ दूं आपको समझा दूं समझ नहीं आएगा। इसके लिए पहले मुझे आपको छोटी-छोटी बातें बतानी पड़ेगी और छोटी-छोटी बातों को मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा पढ़ते हुए चलेंगे बीआरएस को। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। एग्जाम्पल भाई यहां पर आप, ये आप को मान लेते हैं, ये आप हो, ठीक है। मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए। भाई अब मिस्टर ए ने एक दिन बैंक गए, बैंक एक दिन कहां चले गए? बैंक, एसबीआई, एसबीआई बैंक या कोई भी बैंक चले गए, कोई एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है, कोई बैंक चले गए, एचडीएफसी चले गए या कोई भी बैंक, एसबीआई बैंक हर जगह है तो एसबीआई को सब जानते हैं। अब यहाँ ये गए और एसबीआई बैंक बोला बैंक भैया मुझे ना एक अकाउंट खुलवाना है, न्यू अकाउंट ओपन करना है। इसने कहा ठीक है खुल जाएगा, न्यू अकाउंट ओपन करना है। मैं आपको बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ। न्यू अकाउंट ओपन करना है, न्यू अकाउंट ओपन करना है। मैं कह रहा हूँ मेरा तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो बीआरएस का दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर जाओ, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं आपकी बुक का, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर जाओ। मिस्टर ए ने एसबीआई बैंक के पास गए, एसबीआई बैंक से कहा कि मैं एक नया अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, मैं एक नया अकाउंट ओपन करना चाहता हूं। देखने का हो जाएगा जी, ओपन हो जाएगा। क्या आपको ये डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों एसबीआई बैंक ने मिस्टर ए का अकाउंट ओपन कर दिया, न्यू अकाउंट इज ओपन, न्यू अकाउंट इज ओपन, ओपन ईडी लगा दिया मैंने, नया अकाउंट खुल गया है। मान लेते हैं नया अकाउंट खुल गया है और ये दोस्तों नया अकाउंट खुलने के बाद क्या हुआ, अब जरा ध्यान सुनना। नया अकाउंट खुलने के बाद अब ये जो मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए नहीं बच गए। ये जो बैंक है अब मिस्टर ए को बोलेगा अकाउंट होल्डर, क्या बोलेंगे? अकाउंट होल्डर बोलेगा, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर का मतलब क्या हो गया? जिसने एसबीआई बैंक मिस्टर ए को क्या ट्रीट करेगा? एसबीआई बैंक मिस्टर ए को क्या ट्रीट करेगा भाई? एसबीआई बैंक मिस्टर ए को बोलेगा एस मिस्टर ए अब हमारा अकाउंट होल्डर है, मिस्टर ए अब हमारा अकाउंट होल्डर है। अगर मैं अकाउंट होल्डर की डेफिनेशन बताऊं हिंदी में, अकाउंट होल्डर की डेफिनेशन बताऊं तो आप कहना अकाउंट होल्डर वो पर्सन होता है जिसके बैंक, जिसका अकाउंट किसी बैंक में होता है। ये वो पर्सन है जिसका अकाउंट बैंक में है। तो बैंक इसको, बैंक इस पर्सन को अकाउंट होल्डर कहेगा, बैंक इस पर्सन को अकाउंट होल्डर कहेगा। हम तो मिस्टर ए कहेंगे, हमारा तो दोस्त मिस्टर ए, हम तो मिस्टर ए कहेंगे भाई। पर बैंक में जब हम जाते हैं कहीं पर अकाउंट खुलवाने तो बैंक हमारे को अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर कहता है। तो हम क्या बनते हैं बैंक के? अकाउंट होल्डर। आई बात समझ? अब दोस्तों जब ये अकाउंट तो खुलवाता है, कभी आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको एक क्या मिली होगी? पासबुक मिली होगी। क्या मिली होगी दोस्तों? आपको क्या मिली होगी? पासबुक मिली होगी। उसके अंदर आपकी डिटेल है, आप उस पासबुक में कराते हो, एंट्री कराते हो। काफी जने होते हैं, बच्चे होते हैं जो अभी तक अकाउंट कभी बैंक गए ही नहीं होते, उनको जरूरत ही नहीं होती, घर में कोई और चले आता है पर उनको जरूरत नहीं होती। दोस्तों एक बार बैंक जरूर जाना आप और वहां पर देखना कि क्या सब सिस्टम होता है बैंक का। बैंक वाले जब आप अकाउंट खुलाओगे तो बैंक वाले आपको क्या देंगे? डेबिट कार्ड देंगे, बैंक वाले आपको पासबुक देंगे, चेक बुक देंगे। तो जो पासबुक की बात मैं कर रहा हूँ वो पासबुक क्या है? वो पासबुक क्या होती है दोस्तों? उसके अंदर आप जो भी आप बैंक से लेन देन करोगे वो लेन देन आपके पास उस पासबुक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पासबुक में क्या होता है? ट्रांजेक्शन। बैंक को आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करा,
बैंक वालों ने आपसे कुछ आपने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, डिपॉजिट मतलब डालना, विड्रॉ मतलब निकालना, निकाल लिया, तो वो पासबुक के अंदर आप उसकी एंट्रीज मतलब उसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि भाई इस तारीख को मैंने इतना पैसा डाला था, इस तारीख को मैंने इतना पैसा निकाला था। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। सामने देखेंगे भाई, दिखा है आपको पासबुक? ऐसी पासबुक कभी देखी है आपने? एसबीआई बैंक की पासबुक और दिखाता हूँ। इस जरिए ये होती है पासबुक, इसके अंदर क्या देखो ऐसे दिख रही होगी कभी आपको पासबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ये होती है पासबुक। अब इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पासबुक के अंदर आपको आपको बहुत चीज मिलेगी, और वो चीज क्या मिलेगी देखो, दिखेगा देखो ऐसे दिखती है पासबुक। तो ये चीज आपको मिलती है जब बैंक से आप डिपॉजिट कराते हो, तो हम आपको चीज दिखाना, हाँ ये चीज मिलेगी। अब ये पासबुक जो है आपको ये सामने दिख रही है। अब यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, एक मिनट, ये देखो सर, तो ये होगी पासबुक। तो यहाँ पर मैंने बैंक का नाम देख रहे हो आप, कनाट प्लेस करके कुछ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर है, ये पिन कोड वगैरह है ये। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज देखो आप, डेट। अब ये डेट देखो सर, पहले तो अब ये डेट देखो, डेट देखी, डेट में होता है किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन करी। अब ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब क्या होता है, डिटेल। आपने भाई देखो पहले तो आपने खुद पैसा डिपॉजिट कराया, दूसरी वाली ट्रांस, पहली ट्रांस दिल्ली प्लाजा पता नहीं कुछ है, उसके अंदर आपने यहाँ पर देखो एक दो चीज दिख रही है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब इसकी बात करता हूँ, पहले तो यह समझ में आ गई, पासबुक दिखाती मैंने आपको पासबुक कैसे होती है, एक जगह डेबिट होता है, एक जगह क्रेडिट होता है। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे तो आपको दिखाते जाऊंगा, एक ओवरव्यू आपको मिलता रहेगा कि हाँ वैसे ये होती है सर, ऐसा होता है। बट डिफरेंस आपको मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको ब्याज कराने वाला हूँ ना, इस बार आपको किसी तरीके से उस तरीके से आपको किसी ने नहीं कराया वो ब्याज, ध्यान रखना। मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो अब ये अकाउंट होल्डर बन गया। अब मैं मिस्टर डी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अकाउंट होल्डर। अब अकाउंट होल्डर वर्ड लिखते ही मेरे दिमाग में क्या आ गया, मेरे दिमाग में ये आ गया, अच्छा इसका बैंक अकाउंट किसी बैंक में ओपन है, ये बात आ गई है ना। तो मैंने कहा एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक का अकाउंट होल्डर है, ये गया एक दिन और कहा बैंक भैया मैंने आपके पैसे आपके एसबीआई में डिपॉजिट कराना चाहता हूँ कुछ पैसा, मतलब अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहता हूँ, अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहता हूँ। अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहता हूँ। बैंक भैया बोला कितने भाई, मैंने कहा भैया मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहता हूँ 50,000 रुपए। कह रहा हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। मैंने कहा बैंक में बैठे बैठे हम डिपॉजिट करते हैं आपके अकाउंट में, ये लो भाई। अब अकाउंट होल्डर ने बैंक वाले को क्या दे दिया मेरे भाई, 50,000 रुपए दे दिए। अब बैंक के ऊपर आप ये सोचो, आप अकाउंट होल्डर हो और मैं एसबीआई बैंक हूँ, ठीक है भाई, आप अकाउंट होल्डर है, मैं एसबीआई बैंक हूँ, आपने मुझे पैसा दिया 50,000 रुपए, तो बताओ क्या ये मेरी लायबिलिटी है या नहीं? क्या मुझे आपको 50,000 वापस करना है या नहीं करना? क्या जब आप बैंक को 50,000 दोगे तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी सर। आपके लिए क्या है, अगर ये मेरे लिए लायबिलिटी है तो आपके लिए एसेट है। मैं आपको बता के आता हूँ, पहले से बताया, अगर एक जने की लायबिलिटी है तो दूसरे जने की एसेट है। तो अगर अकाउंट होल्डर ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया बैंक के ऊपर, तो बैंक के ऊपर क्या बन गई दोस्त, बैंक के ऊपर बन गई लायबिलिटी। क्या बन गई बैंक के ऊपर? लायबिलिटी। 50,000 रुपए की लायबिलिटी क्या बन गई? 50,000 की बन गई लायबिलिटी। बोल सकता हूँ 50,000 की क्या बन गई? लायबिलिटी। और बैंक के ऊपर लायबिलिटी बन गई कि अकाउंट होल्डर ने 50,000 रुपए डिपॉजिट कराया, तो हमारे ऊपर बन गई लायबिलिटी। अगर बैंक वालों के ऊपर लायबिलिटी बन गई तो अकाउंट होल्डर के लिए 50,000 की क्या बन गई? एसेट बन गया। तो अकाउंट होल्डर के लिए 50,000 की क्या बन गया? एसेट बन गया। ये बात समझ में आती है, किसके लिए लायबिलिटी और किसके लिए एसेट, किसके लिए लायबिलिटी किसके लिए एसेट, समझ में आया? तो मैंने कहा अकाउंट होल्डर जब पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक के ऊपर, तो बैंक के ऊपर बन जाती है लायबिलिटी और अकाउंट होल्डर के लिए बन जाती है एसेट। और दोस्तों आपको मैंने 1000 बार बताया होगा कि एसेट का नेचर डेबिट होता है। क्या नेचर होता है? डेबिट नेचर होता है। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो मतलब ये है कि बैंक वाले भैया, तो बात की बात है, अकाउंट होल्डर इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस अमाउंट को डेबिट कर देगा। करेगा नहीं करेगा? क्यों करेगा डेबिट? क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए एसेट मानी जाती है। और बैंक वाले भैया अपने अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या कर देंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे क्रेडिट? क्योंकि बैंक के लिए ये हमारे लिए क्या बन जाती है? बैंक के लिए क्या बन जाती है? ये लायबिलिटी बन जाती है। बात समझ, इतनी बात समझ आती। तो अगर मैं बैंक में जाकर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दूं, तो बैंक वाले भैया उसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में डालकर लायबिलिटी अपनी बढ़ा देंगे। और मैं
एसेट साइड में डालकर अपनी एसेट को बढ़ा दूंगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनते हैं। ये समझ में आ गया? तो मैंने कहा ये केस ठीक है, ये ठीक है भाई। अब तो ये बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर कोई भी पर्सन बैंक में जाएगा और बैंक में जाकर कुछ पैसा डिपॉजिट कराएगा, तो उस केस के अंदर वो जो पर्सन होगा, वो जो बैंक होगा, उसको क्रेडिट, वो जो पैसे को क्रेडिट साइड में डालेगा। आप अकाउंट होल्डर हो, मैं बैंक हूं, तो आपने मुझे कुछ पैसा दिया, भले ही आपने मुझे 10 रुपए दिए, तो मैं मेरे लिए वो 10 रुपए क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी। तो बैंक वाले भैया क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे अपने अकाउंट को, और आप क्या करोगे? डेबिट, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी है और आपके लिए एसेट्स। आई बात समझ में? ठीक। आप एक दिन फिर चले गए, आप एक दिन अकाउंट होल्डर आया फिर दोबारा, और अकाउंट होल्डर गया कहां पर? बैंक। बैंक पहुंचा और बैंक से बोला, बैंक भैया, बैंक भैया। उसने कहा हाँ बताओ। बैंक भैया याद है मैंने आपको पैसे दिए थे? हाँ याद है, आपके पैसे हमारे पास बिल्कुल एसबीआई बैंक के पास गए। ठीक है, एसबीआई बैंक। उसने कहा बैंक भैया मैंने आपको पैसे डिपॉजिट कराए थे 50,000 रुपए। मैंने कहा हाँ आपके 50,000 रुपए हमारे पास है, तो आपका जो पैसा है वो हमारा क्रेडिट साइड में जा रखा है। हमारे अकाउंट में किस साइड है? 50,000 रुपए क्रेडिट साइड पर है पैसा। मैं आज एक गिलास पूरी लगाने को तैयार हूँ, पर आपका बेस बड़ा अच्छा कर दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी। अगर आपने आज एक गिलास बिना स्पीड से देखे आराम से सुनते गए ना, तो आपका बेस अच्छा कर दूंगा। ठीक है, अगर स्पीड से देख रहे हो तो इतनी स्पीड से देखना कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अकाउंट होल्डर बैंक के पास गया और बैंक वाला, बैंक भैया याद है मैंने आपको पैसे डिपॉजिट कराए थे? हाँ। कह रहा भैया मुझे उसमें कुछ पैसे चाहिए। कह रहा कितने चाहिए? कह रहा मुझे विड्रॉ करना है। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना है। विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000। कह रहा बैंक भैया मुझे, मेरे को ना 50,000 में से 20,000 चाहिए, मुझे जरूरत है। बैंक कह रहा है ले जाओ भाई, ले जाओ 20,000 रुपए। अब देखो, जब आपने डिपॉजिट कराया था, मुझे एक बार बताना, जब आपने डिपॉजिट कराया था आपने डेबिट साइड में डाला, नहीं डाला? डेबिट साइड में डाला, क्योंकि जब आपने डिपॉजिट कराया था आपने कहा ये हमारी एसेट है। आपने डिपॉजिट करते टाइम अपनी एसेट को बढ़ा दिया था, ये तो भाई क्लियर है। तो आपने डिपॉजिट करते टाइम इसको एसेट माना था। ठीक है, आपने डिपॉजिट करते टाइम क्या माना था? एसेट। और बैंक वाले ने डिपॉजिट करते लेते टाइम अपना आपका अमाउंट लेते टाइम आपको क्या माना लेता है? लायबिलिटी बना लेते हैं, भाई हमारी लायबिलिटी है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये क्लियर है। अब अगर अकाउंट होल्डर, अब अगर अकाउंट होल्डर ने कुछ पैसा निकाल लिया, तो बताओ क्या बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई सर, कम हो गई। अगर अकाउंट होल्डर ने 20,000 निकाल लिए, अब इस केस के अंदर मेरी लायबिलिटी 20,000 से कम हो गई, तो मैंने यहां से 20,000 माइनस कर दिए। अब मेरी लायबिलिटी कितनी बच गई? 30,000 बच गई। मतलब मैं कौन हूं? मैं भी बैंक हूं। तो मैंने जब डिपॉजिट विड्रॉ करा, तो विड्रॉ कराने से लायबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने कहा रिमेनिंग लायबिलिटी, ये बढ़ गई रिमेनिंग लायबिलिटी। सर आप बस ये बता दो कि अगर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया था बैंक के पास, मैं हूं बैंक, मेरे ऊपर 50,000 रुपए की लायबिलिटी थी, अब आप मेरे से 20,000 रुपए ले गए, तो अब मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई या कम हो गई? सर कम हो गई। और कितनी कम हो गई? सर 30,000 हो गई, क्योंकि 20,000 से कम हो गई। मैंने कहा कितनी हो गई अब लायबिलिटी? आप हो गए 30,000। मैंने कितने से कम हो गई? आप हो गए 20,000 से कम हो गए दोस्तों। और जब लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी कम करने के लिए क्या मैं अपनी बुक्स अकाउंट में जो मैंने 50,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिया उसको काट कर मिटोकर दोबारा 30 कर दूं, या अपोजिट जगह एंट्री पास कर देता हूं और लायबिलिटी कम कर देता हूं? अगर आपको लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तो आप क्रेडिट करते हो, और अगर आपको लायबिलिटी को कम करना होता है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। ये बात समझ में नहीं आए? तो ये जो नेचर होगा विड्रॉ करने का, डेबिट नेचर का होगा। मतलब अगर आप बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक वाले उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे और आप उसको डेबिट साइड पे डालोगे। और जब आपने पैसा निकाला तो आपकी एसेट बढ़ गई या कम हो गई? सर कम हो गई। पहले एसेट थी 50,000 रुपए बैंक के पास, अब इस 50,000 रुपए में से 20,000 की एसेट कम कर देंगे, क्योंकि अब बैंक से 50 नहीं सिर्फ 30 ही लेना है, 20 कम हो गया। तो विड्रॉ करने से क्या होता है मेरे भाई? विड्रॉ करने से आपकी एसेट कम हो जाती है और बैंक वालों की लायबिलिटी कम हो जाती है। और जब विड्रॉ करा तो एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एसेट क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम हो गई। पहले बैंक से लेने थे 50,000, अब बैंक से लेने हैं सिर्फ 30,000, मतलब 20,000 से एसेट क्या हो गई? कम हो गई। और जब एसेट कम हो जाती है तो एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करा जाता है, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करा जाता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूं पूरा 11 समझ में आ जाएगा। बस यही तो सीखना है।
कि अगर आप बैंक को पैसा दोगे तो आप डेबिट करोगे, मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी, आपके लिए एसेट। और अगर आप बैंक से कुछ पैसा ले जाओगे तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मैं डेबिट कर दूंगा, आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपकी एसेट कम हो जाएगी। अगर ये लॉजिक समझ में आया ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूं, और कंक्लूजन दोनों एग्जांपल का ये है कि बैंक वाले भैया, डीजे वाले भैया नहीं है, बैंक वाले भैया है। और ये बैंक वाले भैया और साथ में अकाउंट होल्डर मतलब आप, बैंक वाले भैया मतलब ये है मैं हूं, और ये है आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, यह है भैया, यह है सर, और यह है मैं, ठीक है। तो भैया आप मुझे बताओ एक चीज, बता दो, क्या बता दो, कि अगर मैं डिपॉजिट करता हूं, अगर डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट मतलब अगर अकाउंट होल्डर कुछ पैसा डिपॉजिट करता है एक चीज, और अगर विड्रॉ करता है तो कौन डेबिट करेगा और कौन क्रेडिट करेगा, बड़ी प्यार से समझा दिया मैंने। अगर अकाउंट होल्डर बैंक को कुछ पैसा देगा तो बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक के ऊपर बन गई लायबिलिटी, ये करेगा क्रेडिट। अगर बैंक ने क्रेडिट करा तो अकाउंट होल्डर कर देगा डेबिट, क्यों, क्योंकि अकाउंट होल्डर की बन गई एसेट। अगर आप मुझे कुछ पैसा दोगे मेरे भाई, तो मेरे बैंक के ऊपर, मैं बैंक हूं, आप अकाउंट होल्डर हो, आपने मेरे अंदर आकर बैंक अकाउंट खोला है, ठीक है, बैंक पर आकर अकाउंट होल्डर है, तो अकाउंट होल्डर आप बन गए, मैं बैंक बन गया, मेरे पे पैसा आया, मेरी लायबिलिटी बन गई, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। आपके पास एसेट आ गया, क्योंकि आपने पैसा मुझसे लेना है, तो आपके लिए क्या बन गई, एसेट। जिस पर्सन से पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एसेट, क्योंकि डेटर भी तो वही होता है, तो डेटर नहीं कहेंगे, बैंक कहेंगे मुझे। अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई या कम होगी, मेरी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको पैसा दे दिया, मेरे को 50,000 रुपए थे मेरी जेब में आपके, मैंने कहा ले भाई 20,000 रुपए ले ले, अब मेरी लायबिलिटी कम हो गई और मुझे अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट, और आपको अपनी लायबिलिटी को कम, एसेट को कम करने पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि अब आप मुझसे कितना पैसा लोगे, 50 या सिर्फ 30 ही, सर 30 ही लेंगे, क्योंकि 20 तो ले गए, और क्योंकि आपकी एसेट कम हो गई, और एसेट का नेचर डेबिट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करा जाता है। लो भाई लो, यहां पर मैं इसका लॉजिक बोल देता हूं, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है, ये एसेट बढ़ी और ये लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब ये लायबिलिटी यहां पर क्या हो गई, निकालने से कम हो गई, और एसेट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। आई बात समझ नहीं आई? तो अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो समझ लो भैया, समझ लेना आप कि आपको सब आ गया समझ। बीआरएस बहुत सिंपल है, और अगर मुश्किल भी हो ना तो इतने सिंपल तरीके से बीआरएस आपको समझा दूंगा कि आप कहोगे सर ऐसी बीआरएस कहीं नहीं पड़ी, इतना बेसिक से देखना, बेसिक लेवल देखना आप कितना तरीके से बेसिक करूंगा। समझ में आ गया? चलो भाई ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने इतने एग्जाम्पल जो दिए, आपको सारे एग्जाम्पल कॉपी करने हैं। एक एक बात मैंने आपको बताई, अभी रुक जाओ, अभी अभी मैं आपको डेफिनेशन करा ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ना अभी डेफिनेशन जब तक नहीं कराऊंगा जब तक छोटी छोटी बातें नहीं बता दूंगा। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सामने लेके। अब यहाँ पर क्या लिखा है दोस्त, डेबिट, और यहाँ पे लिखा है क्रेडिट। और ये किसके पास है, ये पासबुक बैंक की होती है, बैंक के पास। हमें तो कॉपी मिलती है दोस्तों, हमें क्या मिलती है, कॉपी। ओरिजिनल पासबुक किसके पास रहती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिजिनल पासबुक हमेशा, ये तो होती है कॉपी, ये तो होती है कॉपी, फोटो कॉपी होती है, ये हमें कॉपी दे देते हैं। ओरिजिनल हमेशा किसके पास रहती है, ओरिजिनल पासबुक हमेशा बैंक के पास रहती है, बैंक उसको बढ़ाता घटाता है, ओरिजिनल पासबुक। अब अगर ध्यान देना, अगर आप जिंदगी में कभी पासबुक देखी होगी तो देखी होगी, मैंने पता है, अगर आपने पासबुक देखी होगी तो जब जब पैसा आप डिपॉजिट करते हो तब तक आपके पासबुक के अंदर जब आप एंट्री कराते हो वहां पर क्रेडिट शो होता है। क्यों? क्योंकि बैंक के ऊपर उनकी लायबिलिटी। और जब जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तब तक आपके अकाउंट के जो पासबुक आपके पास ओरिजिनली कॉपी पासबुक होती है जो एंट्री कराते हो, ओरिजिनल तो बैंक की पासबुक है, ठीक है, तब तक वहां क्या होता है, डेबिट होता है। सामने देखेंगे, मैंने कहा ये देखो ओपनिंग बैलेंस, मतलब साल की शुरू में मेरे पैसे इतना था 50,000 रुपए मान लेते हैं, और डेबिट देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, 35,000 रुपए निकाला। दिख रहा है 35,000 रुपए डेबिट साइड दिख रहा है आपको? अगर डेबिट साइड आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डेबिट साइड दिख रहा है 35,000 रुपए, तो उसका मतलब क्या है, आपने पैसा निकाला है, इस वजह से बैंक की लायबिलिटी कम हो गई है। बैंक की लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। फिर आपने 10,000 रुपए निकाला, अब मतलब ये समझ लो कि
आप जब पैसा विड्रॉ करोगे तो बैंक की आपकी पासबुक जो कॉपी पासबुक उसमें आपको क्रेडिट साइड दिखेगा, क्योंकि वो आपको कॉपी है। मतलब ओरिजिनल पासबुक किसके पास होती है? ओरिजिनल पासबुक बैंक के पास होती है, वो बढ़ाता घटाता है। तो अगर आपने पैसा डिपॉजिट कराया, देखो 10,000, फिर डिपॉजिट कर दिया 10,000, देखो यहाँ दिख रहा है 10,673, ये डिपॉजिट कराया, फिर डिपॉजिट कराया 9,143, फिर विड्रॉ कर लिया। तो मतलब जब जब आप डिपॉजिट कराओगे तब तक आपकी जो बैंक के पास पासबुक है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जब तक आप विड्रॉ कराओगे आपके पास आपकी पासबुक क्या हो जाएगी? विड्रॉ कराने से पासबुक जो बैंक के पास कम कर देगा, और जो आपकी कॉपी है ओरिजिनल तो बैंक के पास, वो छिड़कानी बैंक करेगा। तो जो कॉपी आपके पास है, वहां जब आप एंट्री कराओगे बैंक में जाकर, तो वहां पर आपको दिखेगा अच्छा इतने तारीख को पैसे डाला, इतने तारीख को निकाला, डालने पे क्रेडिट दिखा, निकालने पे डेबिट दिखा। आज का समझना आया कि अगर आप घर पे जाकर बैंक की पासबुक आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि आपने जब आपने पैसा डाला तब तक वहां क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक के ऊपर लायबिलिटी है। और जब आपने पैसा निकाला आपको वहां पर डेबिट हो रहा है। क्यों? बैंक की लायबिलिटी कम होती चली आ रही है। आई बात समझ में आई? बात क्लियर है? ठीक, मैं आगे और चीज दिखाता हूं। अब मुझे आपको बताना है कि भैया, अब मुझे आपको बताना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक वर्सेस बैलेंस एज पर पासबुक, वही लिखूंगा काटना मत, थोड़ा जैसे लिख रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक वर्सेस बैलेंस एज पर पासबुक बोल लो, या इसका दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट। क्या नाम है? बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैलेंस एज पर, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? तो भैया आप पूरी 11 साल समझ लेना, डेफिनेशन भी आ गई। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 11 साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों पहले डिफरेंस समझो। काफी स्टूडेंट तो यही समझ पाते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, खेलते रहते हैं वो, बस पूरा अकाउंटेंसी पूरा बैंक 11 खत्म कर देंगे, बट डिफरेंस समझ में नहीं आएगा इन दोनों में क्या है। बस ध्यान सुनना, आपको डिफरेंस समझाता हूं मैं कि रिलेट समझना, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपको दो चीज होती है, एक होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब जो आखिरी बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब जो लास्ट में महीने के एंड में बच जाता है या साल के एंड में बच जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। और बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है? देखो, जब आप बैंक में जाओगे, पहले जब बैंक में जाओगे, बैंक में आपने डिपॉजिट करते हैं, तो आप यहाँ अकाउंट होल्डर, ये है अकाउंट होल्डर, ठीक है, और ये है सर, ये है बैंक, एसबीआई बैंक लिख देता समझ में आएगा। ये अकाउंट होल्डर, ये है एसबीआई बैंक। आपने पहले पैसा डिपॉजिट करा, जब आपने पहले पैसा डिपॉजिट कराना, ध्यान सुनना, तो अकाउंट होल्डर क्रेडिट करेगा, आप डेबिट करोगे। और कहां करोगे? याद है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक में आप क्या करते थे? 4 कॉलम बनाते थे, कैश बैंक, कैश बैंक, ये करते थे। ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक। पता है मेरे को किससे मतलब है? सिर्फ बैंक वाले भैया से मतलब है, सिर्फ ये। मेरे को डबल कॉलम कैश बुक से कैश वाले मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो कैश से मुझे मतलब नहीं होगा। बच्चे ये समझते हैं कि कैश बुक है, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक क्या? ये बुक है, यही तो होती है कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैलेंस एज पर कैश बुक में किसकी बैलेंस? 2-3 बैलेंस होते हैं वहां पर। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश बैलेंस अगर ट्रांजेक्शन होती है, डबल के अंदर क्या होती है? कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन। तो भैया वो कह रहा हूं मैं, जो कैश डबल कॉलम कैश बुक होगी ना, उसके अंदर जो बैंक ट्रांजेक्शन होगी, वो वाली ट्रांजेक्शन को कंपेयर करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है नहीं है? तो अगर मैं आज के बाद कहूं कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि जो डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, उस डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम बनाए थे, एक कैश का और एक बैंक का, और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कैश का और बैंक का। तो जो बैंक वाले कॉलम थे ना, डेबिट करें, वो है डबल कॉलम कैश बुक में, वो चीज ये है। ये चीज क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए डबल कॉलम कैश बुक के जो बैंक कॉलम है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड में, वो है, उसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे कैश वाले। कैश की बात क्यों करेंगे?
बैंक से लेन देन की ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में? सर बैंक कॉलम में। तो मैं जब भी बोलूंगा ना बैलेंस एज पर कैश बुक बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको इसका बैलेंस बताना है, इसका बैलेंस बताना है। कभी भी कैश वाले का नहीं बताना। बैलेंस एज पर कैश बुक में कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उनके बैलेंस बताने हैं। तो दोस्तों ये तो था डेबिट और ये तो था क्रेडिट। समझना ध्यान से। तो मैंने आपको समझाया। और ये क्या है? ये बैंक की पासबुक है और बैंक की पासबुक कुछ ऐसे दिखती है। बैंक ऐसे नहीं बनाता, बैंक लेटर नहीं बनाता। बैंक क्या करता है? बैंक की पासबुक ऐसे दिखती है दोस्तों, और वो कहता है कि देखो ये चीज है, यहाँ लिखता है वो डेट, यहाँ लिखता है वो आपके पर्टिकुलर्स, जो भी आपके पास आप पर्टिकुलर यहाँ लिख देते हो, यहाँ लिख देते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हो पर्टिकुलर्स, वो पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखता है बैंक। पर्टिकुलर लिखने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालता है, रेफरेंस नंबर, ठीक है, डिक्लेयर नंबर, यहाँ डालता है डेबिट, यहाँ डालता है क्रेडिट, और यहाँ डालता है बैलेंस, जो बच जाएगा लास्ट में। और इसी बैलेंस की बात करूंगा मैं आपसे। ध्यान में आ रहा है? दो चीज समझ में आई? क्या बता रहा हूं मैं? दो चीज समझ में आ रही है? ठीक। तो दोस्तों एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन देता हूं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट 1 लाख टू बैंक, 1 लाख बैंक में डिपॉजिट करा है। अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? अब देखो इधर ट्रांजेक्शन करेंगे, इसकी ट्रांजेक्शन यहाँ भाई, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो जब अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं, ये कौन बनाता है? ये अकाउंट होल्डर, आप हो अकाउंट होल्डर, मैं यहाँ करूंगा एंट्री पे। मतलब बैंक वाले अपनी एंट्री पासबुक है, ये होती है बेटा पासबुक। क्या होती है? पासबुक होती है, जो आपको, जिसकी आपको कॉपी मिलती है। कॉपी होती है वो आप छिड़कानी नहीं कर सकते उसमें कभी, आपने कही कभी? आप जाते हो मशीन में डालते हो, करके निकल कर आती है, वो एंट्री हो जाती है। तो कौन करता है? वो बैंक करता है सारी छिड़कानी, ठीक है। तो पासबुक कैसा दिखती है, और जो बैंक के पास होती है वैसे दिखती है। जो आपको पासबुक मिलती है, जो आपको पासबुक मिलती है बैंक से, वो कॉपी होती है। ध्यान रखना है इसकी बात। ओरिजिनल छिड़कानी करने वाली पासबुक किसके पास है? बैंक के पास है। अकाउंट होल्डर क्या बनाता है? अपनी बुक्स अकाउंट में डबल कॉलम कैश बुक बनाएगा। कुछ डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होगा, बैंक कॉलम होगा, कैश कॉलम होगा, बैंक कॉलम। हमें बैंक कॉलम से मतलब है कैश से नहीं, क्योंकि हमें लेन देन सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो नाम है बैंक रिकंसिलिएशन में बैंक नाम आया। क्यों आया? क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैंने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर टू कैश करके बैंक में बढ़ा दूंगा 1 लाख रुपए। यहाँ लिखूंगा 1 लाख, 1 लाख रुपए बढ़ा दूंगा। यहाँ देख लो, यहाँ 1 लाख रुपए बढ़ा दूंगा। और बैंक क्या करेगा? ये तो मेरा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट होल्डर आपको, आप क्या करो? अपने अकाउंट में डेबिट कर दो जो आपके साथ है। और मैं क्या करूंगा? मैं मेरी ट्रांजेक्शन होगी, मैं कहूंगा डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करके इस डेट को, पहले ट्रांजेक्शन इस डेट को डिपॉजिट करा, और मैं क्रेडिट कर दूंगा 1 लाख। पर ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी है, मैं बैंक हूं, आपके लिए एसेट है, आपके लिए एसेट है। आप कहोगे मैंने डिपॉजिट करा, मेरे लिए तो एसेट, मेरे बैंक में पैसा है, 1 लाख मेरी एसेट है, और क्योंकि मेरे ऊपर लायबिलिटी है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 1 लाख में कम कर दिया। दूसरी ट्रांजेक्शन समझ आता हूं, दूसरी ट्रांजेक्शन, विथड्रॉ 20,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से विथड्रॉ कर लिया 20,000 रुपए। अब अगर आप बैंक से विथड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपका बैंक बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखूंगा विथड्रॉ, यहाँ पर लिखूंगा डिपॉजिट, और यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए पर 20,000 यहाँ से कम कर दूंगा। अब अगर आप देखो तो 1 लाख और 20,000, 1 लाख और 20,000, यहाँ पर 1 लाख में डिपॉजिट आया था, जिसमें 20 कम कर दिया। आपने, आपका अकाउंट होल्डर है, आप अब आप ये बनाते हो। मतलब अगर हम दोनों अकाउंट होल्डर है तो हम ये बनाएंगे, बैंक वाले भैया ये करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हम दोनों अकाउंट होल्डर मिलकर कर रहे हैं काम। तो हमने डिपॉजिट कराया था तो बैंक में, तो बैंक ने क्या करा था? क्रेडिट। अब हमने विथड्रॉ कर लिया तो बैंक वाले क्या करेगा? अपनी लायबिलिटी कम कर लेगा, और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी कम करेगा, डेबिट करेगा। हमारे लिए एसेट है, हमारी एसेट कम होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आ रहा डिफरेंस समझ में? क्लियर है? चलो इसके बाद तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। मुझे बैंक वालों ने मेरे पैसे पे इंटरेस्ट दे दिया ऑफ ₹5,000, 5,000 का इंटरेस्ट दे दिया। ध्यान सुनना क्या कहना समझा रहा हूं। 5,000 का इंटरेस्ट दे दिया। पहले तो आप ये बता दो क्या कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस समझ में आया? कैश बुक कौन होती है? जो अकाउंट होल्डर डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, बेसिक क्लास में सिखाया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक बनाई है कभी? अगर बेसिक 11वीं क्लास सीखी है तो 11वीं क्लास में डबल कॉलम कैश बुक हो जाए। अगर साइंस स्टूडेंट हो या कोई स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक में डबल कॉलम कैश बुक सिखाई मैंने आपको। अब अगर सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो मेरे कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब नहीं है, मुझे पता अभी कौन सा समझाना, बीआरएस का, ठीक है। बीआरएस कहते कहते मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैं समझा पहुंच भी नहीं पाया वहां पर। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना भाई। मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मैंने डिपॉजिट कराया 1 लाख रुपए, हमने अकाउंट होल्डर है, हम अकाउंट होल्डर है, हमने वो 1 लाख रुपए डेबिट साइड में भेज दिया, ठीक है। और अब बैंक ने क्या करा? वो 1 लाख रुपए था, बैंक ने वो 1 लाख क्रेडिट साइड में भेज दिया अपने। और कैसे डाला? ऐसे डालता है, देखो बैंक ऐसे डालता है, आया समझ में? और हम क्या करेंगे? जब विथड्रॉ करेंगे तो हम अपना पैसा कम कर देंगे, क्रेडिट भेज देंगे,
और बैंक वाला क्या करता है, कम करने के लिए डेबिट करेगा। ये बात क्लियर है। अब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, अब जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा मेरे भाई, तो मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा। क्या मुझे बुलाकर इंटरेस्ट देगा? क्या नहीं देगा सर, मेरे अकाउंट में बढ़ा देगा। क्या कहते, देखो सर 1 लाख दिया था तो बैलेंस 1 लाख बचा था। अब 1 लाख बैलेंस बचा, ध्यान सुनना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बैलेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले डिपॉजिट करा तो उस दिन के लास्ट में 1 लाख बचा, अगले दिन विड्रॉ कर लिया तो अब मेरा बैलेंस कितना बचा, 80,000 बचा। ठीक है, अब बैंक ने मुझे क्या दिया था, इंटरेस्ट दे दिया। क्या दे दिया भाई, इंटरेस्ट दे दिया। तो 5,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा, 85,000 बच गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 लाख डिपॉजिट करा, 20 निकाल लिया, बैंक में का 80 बैलेंस बचा। अब 5,000 बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट दिया 85,000, इंटरेस्ट दिया क्या, 85,000। तो मेरे को इंटरेस्ट मिला, मेरे पे मैसेज आ गया, अरे इंटरेस्ट आया भाई, अब मैं भी रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहूंगा मेरे को तो इंटरेस्ट आया, और जैसे मुझे इंटरेस्ट मिला तो मेरा बैंक बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया। मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट, और टू इंटरेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए लिख दिया। 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। कितना लिख दिया, 5,000 रुपए का लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा अब अगर मैं बैलेंस निकालूं, तो मैंने कहा यहाँ 1,05,000 रुपए डेबिट साइड में, 1,05,000 रुपए 1.5 लाख है, 1,05,000 1.05 लाख हो गया, 1,05,000 यहाँ हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 1,05,000 रुपए से मैं क्या करूंगा, 1,05,000 रुपए में से 1,05,000 में तो 20,000 होगा, 85 बच जाएगा। तो मेरा जो बैलेंस बच जाएगा यहाँ पर 2 बैलेंस 85 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ 85,000 बच जाएगा। अब देखो दोनों बैलेंस बराबर है या नहीं है, दोनों बैलेंस बराबर है या नहीं है, बराबर है। देख लो आप, ये बराबर होने चाहिए हमेशा। अगर ये बराबर नहीं है फिर दिक्कत है। चाहिए सुनो तो सही आप मेरी बात, बराबर क्यों होनी चाहिए, रीजन समझो ना उसका। बराबर इसलिए होने चाहिए भाई, जब मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोनों की ट्रांजेक्शन बराबर है। मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा है, बैंक ने भी 1 लाख डिपॉजिट करा है। अब एक जब 20,000 मैंने निकाले तो बैंक ने भी निकाल, बैंक ने भी कम कर दिया अपनी, मैंने एसेट कम कर दी, बैंक ने भी लायबिलिटी कम कर दी। अब मेरे को इंटरेस्ट मिला, बैंक ने फिर दोबारा लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, मैंने फिर दोबारा एसेट कम कर दी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब मैं इसको फिर दोबारा मिटा रहा हूँ, इसको फिर दोबारा मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ भाई फिर दोबारा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक ने एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, बैंक चार्जेस लिखते हैं इसको, एटीएम एसएमएस दो जो छोटे चार्जेस होते हैं, नेट बैंकिंग चार्जेस सारे काट लिए, और उसको काटने के मिलाकर हो गया 1,000 रुपए। कितना हो गया, 1,000 रुपए। अब ध्यान सुनो, अब कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बीआर डेफिनेशन किसे कहते हैं, ध्यान सुनो। बैंक जब चार्जेस काटेगा, बैंक चार्जेस, तो बताओ चार्जेस काटने का अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगा, कम कर देगा, पैसा काट लेगा भाई 85 में से, अब 1,000 और काट लेगा, वैल्यू 1,000 की लायबिलिटी आपको देना नहीं पड़ेगा बैंक के, आपके पैसे तो पहले से बैंक के पास है। बैंक आपके 85,000 में से 1,000 काट लेगा, और आप कितना बच जाएगा, सिर्फ 84,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 84,000। ये देखना बस, कितना बच जाएगा, 84,000। कितना बच जाएगा, 84,000 बच जाएगा भाई, क्योंकि बैंक ने 1,000 रुपए काट लिए। ठीक है, अब भाई मेरे को उसका कोई मैसेज नहीं आया, नो मैसेज रिसीव्ड, नो मैसेज रिसीव्ड, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, और मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि बैंक में पैसे काट दिए 1,000 रुपए, तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अब मैं साल के एंड में, महीने के एंड में, चलो मंथ के एंड में, मैंने देखा कि भाई मेरे पे बैलेंस, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी एंट्री, ये एंट्री 1,000 वाली मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि मेरे मैसेज नहीं आया। और जिस मैंने इसका बैलेंस निकाल लिया, मैंने कहा बैलेंस निकाल लेते हैं, और बैलेंस मेरे को पड़ा 85,000 रुपए। यहां जो मेरा बैलेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 85,000 रुपए। मैं अपनी कॉपी वाली पासबुक जो मेरे को मिली थी बैंक से, मैं वहां गया, बैंक के पास एंट्री कराई, मैंने देखा अरे यार ये 84 कैसे आ रहा है यार, ये मेरे हिसाब से, मेरे अकाउंट के हिसाब से जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से 85 आना चाहिए, और बैंक के हिसाब से बैलेंस जो दिख रहा है महीने के एंड में कितना दिख रहा है, 84,000 दिख रहा है। अब ये क्या बात हुई, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस, जो ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिख रहा है वो 84,000 रुपए दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 85,000 रुपए। भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या हो गया ऐसा जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। आपने देखा अरे यार अब तो मुझे पूरा काम चेक करना पड़ेगा। अब आपने महीने से चालू करा, आपने कहा अच्छा ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। अच्छा ये एंट्री 20,000 वाली रिकॉर्ड हो गई, हाँ हो गई। अच्छा 5,000 वाली रिकॉर्ड हो गई, हाँ हो गई। अच्छा 1,000 वाली, अरे 1,000 वाली एंट्री भूल गए हम रिकॉर्ड करना, अच्छा कर देते रिकॉर्ड, ठीक हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर 1,000 की एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बैंक चार्जेस, और जैसे मैंने 1,000 की एंट्री रिकॉर्ड करी तो मेरा यहाँ पर बैलेंस कट कर अब क्या आ गया, 84,000 आ गया। और मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक दोनों मैच कर गई दोस्तों, मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक दोनों मैच कर गई। अब मेरी पास अब क्या कहते हैं बीआरएस, कहता है जब आपकी कैश बुक और जब आपकी पासबुक, और जब अगर मैं कैश बुक का नाम लूं तो आप क्या सोचोगे, डबल कॉलम कैश बुक में बैंक वाली कॉलम, ये होगी कैश बुक सर।
कॉलम बैंक वाला है पर है कैश बुक है। और पासबुक जब बात करूंगा बैंक स्टेटमेंट तभी आएगी बैंक स्टेटमेंट। जब आपकी कैश बुक और जब आपकी पासबुक दोनों मैच नहीं कर रही तो इसको मैच कराने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको आपको मैच कराना पड़ेगा। और जब आप ये मैच कराओगे इसके लिए बनाओगे एक स्टेटमेंट। क्या बनाओगे? स्टेटमेंट। मैंने कहा कैसी स्टेटमेंट? मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट। आपने बनाओगे एक स्टेटमेंट। मैंने कहा ये लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लिखना कि बताओ आपके पास, अगर मैं देखा जाए तो आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक आपके हिसाब से बैलेंस कितना दिख रहा था? 85,000 दिख रहा था। और मैंने कहा बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब बैंक के पास जो पासबुक पड़ी थी, हमारे पास जो पासबुक हमने एंट्री करा के हमारे अपनी कॉपी में एंट्री करा के लाए, जो ओरिजिनल नहीं है हमारे पास, जो फोटो कॉपी है हमारे पास उसमें एंट्री करा के लाए, तो उसमें तो दिख रहा है 84,000। भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? जबकि हर एक ट्रांजेक्शन जो सेम होनी चाहिए, जो बैंक में आप करनी चाहिए वो तो आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस क्यों आया? ये दोनों में क्या दिखा मैंने? डिफरेंस। क्या इस डिफरेंस को आपको ठीक करना पड़ेगा? इस डिफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक। क्योंकि ये डिफरेंस आना नहीं चाहिए। जो कैश बुक आपका, जो आप अकाउंट बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक का बैंक ट्रांजेक्शन, उसका जो बैलेंस होना चाहिए और पासबुक का जो बैंक की पासबुक है उसका जो बैलेंस होना चाहिए बराबर आना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक कर रहा हूं। और ठीक क्या करूंगा? लेस कर दूंगा बैंक चार्जेस। मैंने वही तो रिकॉर्ड नहीं करा था और उससे क्या हो जाएगा? मेरे पैसे कम हो जाएंगे। अब मेरे पैसे 1,000 से कम करके क्या मैं इसके बराबर आ जाऊंगा? नहीं आ जाऊंगा। जब 85,000 में था मेरा बैलेंस ये शो कर रहा था भाई, और इसमें से मैंने आपके 1,000 पे बैंक चार्जेस माइनस नहीं करे, और जब मैं बैंक चार्जेस माइनस कर दूंगा ठीक कर रहा हूं। ये क्या मैं कर रहा हूं? ये मैं क्या कर रहा हूं? ठीक कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? ठीक कर रहा हूं। और ठीक करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? मुझे 85 में से 1,000 कम करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने पैसा काट लिया। अब जो मेरा पैसा होगा बैलेंस 84,000 रुपए, वो बैंक से मैच कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। कह रहा जब आप अगर बीआरएस अगर कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस अराइज होता है, उस डिफरेंस को आप ठीक करते हो, और ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाओगे इसी स्टेटमेंट को नाम देंगे बीआरएस। लो भाई, अब आया समझ में? अब समझ में आया बीआरएस किसे कहते हैं? अब इससे अच्छी डेफिनेशन अगर वो समझाते तो मैं बताऊंगा बीआरएस। व्हाट इज बीआरएस? अब पता चलो बीआरएस किसे कहते हैं? बैंक रिकंसाइल। ठीक करने को कहते हैं रिकंसाइल। क्या कहते हैं? रिकंसाइल। ठीक करना। चेक करो, दोनों को कंपेयर करो और देखो कौन सी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने नहीं करी पर आपने कर दी, या कौन सी ट्रांजैक्शन जो बैंक कर चुका है पर आप नहीं करे। इसको ठीक करो और ठीक करके बैंक की कैश बुक और बैलेंस की कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों को बराबर लेकर आओ। और इसको बराबर लाने के लिए जो स्टेटमेंट में आप प्लस माइनस करोगे उसी स्टेटमेंट को नाम दिया जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई बात समझ में आई? अब वह डेफिनेशन बन गई। लो, इतने तरीके से बताने के बाद डेफिनेशन अब खत्म हुई है। एज दोनों डेफिनेशन खत्म होती है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है बीआरएस। मैंने कहा ना बीआरएस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको अगर करते हो तो 100% की गारंटी है मैं आपका एक क्वेश्चन दुनिया कोई सा क्वेश्चन हो बीआरएस का आप कर जाओगे। ठीक है, पढ़ेंगे आप जरा बैंक। बीआरएस इज ए स्टेटमेंट। क्या है? अकाउंट नहीं है, क्या है? स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ प्लस माइनस करना है बस। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच क्यों नहीं हो रहा? मैच कराने के लिए मुझे कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी, और जिस स्टेटमेंट में आप ये करोगे उस स्टेटमेंट को बीआरएस कहेंगे। क्या मतलब बैंक स्टेटमेंट? बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो कि एक अकाउंट होल्डर बनाएगा। कौन बनाएगा? बैंक नहीं बनाता। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाएगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक डेट पर, या तो महीने के एंड में या किसी एक डेट पर बनाएगा ड्यू टू रिकंसाइल। ठीक करने के लिए क्या कि जो बैलेंस एज पर क्या कैश बुक है और विद द बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बोलो, बैंक पासबुक बोल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। शोइंग एंट्री बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस। इन दोनों बैलेंस के अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी, कौन द्वारा? अकाउंट होल्डर द्वारा, उस स्टेटमेंट को नाम दिया जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लो भाई, क्या अब समझ में आया डेफिनेशन? क्या अब क्लियर है मेरे भाई डेफिनेशन? एक एक बात जो मैंने कराई है, एक एक बात, वो बात आपको लिखनी है। ये सारे एग्जांपल भले 2 बार वीडियो देखनी पड़ी, ये सारे एग्जांपल जिस तरीके से कराया ना उसी तरीके से लिख लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैश बुक। बच्चे काफी समझते हैं कैश बुक का मतलब ये हुआ कि कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक की कैश ट्रांजेक्शन। ना 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 ना,
डबल कॉलम कैश बुक की बैंक वाला कॉलम कैश बुक होता है ब्याज के अंदर, आया समझ में। और पासबुक क्या होता है, जो बैंक के पास होती है, हमें तो सिर्फ फोटोकॉपी मिलती है, उसमें तो बस हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा मैच कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, समझ में आया। और दैट इज द कॉन्सेप्ट, और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस। बीआरएस समझ में आया नहीं आया? अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर पता क्या गिवन होगा, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर पासबुक का कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा और पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और कुछ ट्रांजेक्शन होगी, कुछ गलतियां होगी, उस गलती को ठीक करूंगा और मैं देखूंगा यार किस वजह से कैश बुक बढ़नी चाहिए थी, मैंने बढ़ाई नहीं, मैंने ट्रांजेक्शन भूल गया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दी, बैंक ने मेरा पैसा तो काट दिया पर मैं काटना भूल गया अपना पैसा, अब तो मैं काट दूंगा। बैंक ने मेरा पैसा बढ़ा दिया पर मैं बढ़ाना भूल गया, मैं बढ़ा दूंगा। जब मैंने काट दिया बैंक ने नहीं काटा तो मेरी गलती, मैं बढ़ा दूंगा। जब मैंने पैसा बढ़ा दिया था पर बैंक ने नहीं बढ़ाया तो मेरी गलती, मैं घटा दूंगा। आया समझ नहीं आया? तो ये प्लस माइनस का खेल जिस स्टेटमेंट करोगे वो स्टेटमेंट बीआरएस कहेगी। दोस्तों इससे अच्छी तरीके से डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना मेरी बस की नहीं है। मैं तो भैया जितना जितना डिटेल में गया सकता हूँ उतना डिटेल में गया, और मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखा भी दिया कि पासबुक क्या होती है, डेबिट क्रेडिट कैसा सिस्टम है इसके अंदर, ब्याज के अंदर। ये एक वीडियो दोबारा देखो स्पीड से अगर देखना चाहते हो तो, और समझो। अगर ये बात समझ नहीं आया ना बेसिकली, तो समझ लो कुछ नहीं आया समझ में, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर ये समझ में आ गया, ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप समझ पाओगे कि करना क्या है पूरे ब्याज चैप्टर में। ब्याज चैप्टर में यही करना है कि कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है, और मैच कराने के लिए मुझे कुछ गलतियां मिलेगी, कुछ गलती को ठीक करूंगा, या तो वो गलती प्लस करनी पड़ेगी या वो गलती माइनस करनी पड़ेगी, बस इतना करने के कैश बुक को पासबुक से मैच कराना। बस पूरे ब्याज में यही करता रहूंगा। पूरी कैश बुक और ब्याज मैच क्यों नहीं है, उसको करने के लिए, मैच कराने के लिए, रिकनसाइल ठीक करने के लिए, मुझे रिकनसाइल का ठीक करना, ठीक करने के लिए मुझे स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट में ठीक कर दो, और कैश बुक को पासबुक के बराबर ले आओ। अगर आप ले आते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या समझ में आ गई? क्या क्लियर है या नहीं है? सर यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ये मेरे को लगता है जिस तरीके से मैंने आपको ब्याज का कॉन्सेप्ट समझाया उस तरीके से मुझे पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू। नहीं कुछ कर रहे हैं अभी, एक बात और लिखते हैं फिर थैंक यू। लो भाई लो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा, बस कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें मैक्सिमम कितनी बातें पढ़नी है वो लिखते हैं बस। इससे एक और ही मिल जाएगा इस चैप्टर में, अगर इतनी बातें पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब दोस्तों क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं फिर कहूँ कैश बुक कौन सी कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक बनाते टाइम जो बैंक वाला कॉलम बनाता है वो हमारे लिए इधर कैश बुक मानी जाएगी, ठीक है। तो कैश बुक और पासबुक, पासबुक किसके पास है, वो अपना तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल किसके पास है, बैंक के पास। तो कैश बुक और पासबुक वाले बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया, उसके बीच का रीजन क्या है, उसके मतलब उनका रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से वो डिफरेंस अराइज हो रहा है दोस्तों, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। किस रीजन की वजह से, 3 रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है। पहला, मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं दोस्तों। पहले डायग्राम बना ले, पहले डायग्राम देख लेना कैसे बन रहा है, फिर जाकर उतारना, अभी मत उतारना। मैंने 3 रीजन की वजह से डिफरेंस को बांट दिया। मैंने कहा पूरे बीआरएस के अंदर, पूरे बीआरएस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ना, कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है, उनके बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस, नेट बैलेंस। उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का डिफरेंस रीजन क्या है, रीजन क्या उनके डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस उसका रीजन क्या है। पहले डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग की वजह से क्या, मैं बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा ना, इकट्ठा थोड़ा बता देंगे सारी सारी। पूरा चैप्टर पढ़ना, आराम से सीखेंगे पूरा चैप्टर। और जिस तरीके से मैंने कहा ना, जिस तरीके से मैंने चैप्टर बता दिया उस तरीके से आप खतरनाक समझ में आएगा आपको। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, और लास्ट में एरर, लास्ट में एरर। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, एक ओवरव्यू देता हूं, एक ओवरव्यू तीनों।
पहले ड्यू टू डिफरेंस, ड्यू टू टाइमिंग का वर्ड समझो। मेरे को एक आज चेक मिला, मुझे किसी पर्सन ने आज मुझे चेक दिया, जैसे मुझे चेक मिला मैंने कहा अरे ये तो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा। तो चेक मैं अपना चेक मैंने अलमारी में रखा, अलमीरे में रखा और अलमीरे रख के रख दिया, और मैं जल्दी जब भाग गया मैंने कहा ये चेक रिसीव हुआ, मेरे पैसा बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, क्योंकि चेक कहां से डालूंगा, बैंक में डालूंगा। तो मैंने जो मुझे चेक मिला आज, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, मैंने अपने अकाउंट्स में वही इमीडिएटली लिख दिया कि यार ये पैसा मेरा आ गया, इस दिन को, इस दिन पर मेरा पैसा आ गया, और मैं वो चेक डिपॉजिट कराना ही भूल गया। बैंक तो तभी डिपॉजिट तभी क्रेडिट करेगा ना, जो चेक का पैसा तभी आपके अकाउंट में बढ़ाएगा जब तक वो बैंक को चेक दोगे। मैंने चेक नहीं दिया, चेक मेरे पास ही है, और मैंने अपने अकाउंट में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने कहा बैंक मेरा बढ़ गया, पर चेक मेरे पास ही है। बैंक तब चेक बढ़ाता है, तब आपके अकाउंट्स को बढ़ाता है जब वो चेक उसके पास जाएगा। मैंने चेक उसके पास दिया ही नहीं, चेक मेरे पास आ गया, मेरे पास है तो मैंने तो बढ़ा दिया। मैंने कहा ये चेक तो बैंक बढ़ाएगा, पर चेक दो तो सही, ड्यू टू डिफरेंस। आज आपने चेक बढ़ा दिया, आज आपने जिस टाइम आपको चेक रिसीव हुआ उस टाइम हम अकाउंट होल्डर ने तो इंक्रीज कर दिया, आपने कैप के अंदर बढ़ा दिया कि चेक रिसीव हो गया और मेरा पैसा बढ़ गया बैंक में। तो चेक पता कब डिपॉजिट कराने गया, वो 1 महीने बाद। तो बैंक वाला कब डिपॉजिट करेगा, अपने अकाउंट बढ़ाएगा 1 महीने बाद। तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू टाइमिंग। जब अकाउंट होल्डर को चेक रिसीव होगा, अकाउंट होल्डर उसी टाइम बढ़ा देता है, पर बैंक तभी बढ़ाएगा जब वो चेक जाकर बैंक के पास प्रेजेंट होगा, चेक बैंक के पास जाएगा। और अगर 31 मार्च को अगर चेक रिसीव हुआ था, ध्यान सुनना, 31 मार्च को अगर चेक रिसीव हुआ था और 1 दिन बाद जाकर बैंक में, तो 1 दिन में नया साल आ गया। 31 मार्च को चेक मुझे रिसीव हुआ अकाउंट होल्डर को, मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि चेक बढ़ गया, और 31 मार्च का अगले दिन जाकर बैंक में डिपॉजिट कराया, अगले दिन जाकर तो 1 अप्रैल को बैंक ने बढ़ा दिया। तो बैंक में तो बढ़ाया, बैंक तो सही है अपनी जगह पर, क्योंकि बैंक तो तब बढ़ाएगा जब पैसा चेक आएगा, और मैंने तो बढ़ा दिया जब मेरे पे चेक रिसीव हुआ। अब मेरी गलती ये थी कि मैंने उस दिन जाकर डिपॉजिट कराया, और मैंने अगले दिन गलती नहीं है, और 1 दिन में पूरा साल चेंज हो गया। 31 मार्च को मैंने रिकॉर्ड करा, 1 अप्रैल को बैंक ने रिकॉर्ड करा, साल ही चेंज हो गया। अब 31 तारीख तक तो मुझे दिखेगा मेरा डिफरेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगले साल की एंट्री अलग होती है, 31 साल की अलग एंट्री होती है, अब डिफरेंस आ जाएगा। तो ये गलती है ड्यू टू टाइमिंग। आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हो, बैंक उस टाइम रिकॉर्ड करेगा जिस टाइम प्रेजेंट होगा। तो टाइमिंग का डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ सकता है। आया समझ में? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, पता ही नहीं चला, बैंक ने बढ़ा दिया, मुझे पता ही नहीं चला, बैंक ने मेरे पैसे काट लिए, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे मैसेज आया नहीं। तो इस केस के अंदर क्या करूंगा, अब मुझे तब पता चलेगा जब मैं पासबुक में अपनी जो ओरिजिनल कॉपी पासबुक का मतलब एंट्री कराऊंगा, अरे ये तो इंटरेस्ट मिला मुझे, अरे ये तो बैंक में मिला, बैंक से चार्ज भी कर दे, तो तब पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। तो बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेता है, पर हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता उस केस के अंदर। पता तब चलता है जब हम अपनी एंट्री कराते हैं पासबुक के अंदर। एंट्री कराने का मतलब पासबुक मशीन में डालते हैं, वहां पर लिख कर आती है हमारी ट्रांजैक्शन। तो इस चीज की वजह से डिफरेंस आता है। और एरर, मैंने कहा बैंक में 10,000 डाला था, हमने 10 से 1 लाख डाल दिया, ये एरर की वजह से हो गया। एरर एल की सुनना आती है आपको, बस ये से है। तो ये तीनों डिफरेंस होते हैं, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं होता, इस तीनों की वजह से कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये तीनों के अंदर कौन कौन से डिफरेंस है उसके देख लेते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों इनमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं ना, ये तो मेन हेड हो गए, ये तो मेन हेड हो गए। इसके अंदर पहला डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग की वजह से क्या डिफरेंस होता है पैसा। देखो पहला है चेक इशू, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इसका मतलब समझते हैं, और भी मतलब समझेंगे, फिर उसके मतलब डिटेल समझाऊंगा। चेक इशू, इशू का मतलब होता है देना किसी को, इशू का मतलब मैंने चेक अपना चेक मैंने लिखा और फाड़ कर आपको दे दिया। मैंने आपको चेक दिया, और जैसे ही मैंने आपको चेक दिया ना दोस्तों, उसी टाइम मैंने कहा अरे यार मेरे बैंक कम हो गया, क्योंकि आप बैंक के पास जाओगे पैसा निकाल लोगे। चेक इशू करा मैंने, और चेक इशू करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने आपका चेक फाड़ कर दे दिया आपको। चेक जैसे मैंने आपको फाड़ कर दिया, मैंने अपना अकाउंट, मैंने अपना कैश कॉलम जो मेरे पे क्या मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ, अकाउंट होल्डर क्या रिकॉर्ड करेगा, कैश कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, कहेगा मेरा बैंक कम हो गया। पर आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, आपने पैसे निकाले ही नहीं, तो बैंक वाला तो तब कम करेगा मेरा पैसा जब आप निकालोगे। मैंने इमीडिएटली कम कर दिया, आगे ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। आया समझ में नहीं आया? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो चेक मैंने दे तो दिया, पर वो बंदा पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक से पेमेंट निकाली नहीं। उस केस के अंदर बैंक वाला कम नहीं करेगा, पर मैं कम कर दूंगा। आएगा डिफरेंस। लो भाई लो, अगला चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बट नॉट क्लियर। चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, पर बैंक वालों ने क्लियर नहीं करा, कह रहा भाई इसमें कुछ गलती है, मुझे मेरे को लगा आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैंने चेक तो डिपॉजिट करा, मैं जैसे ही मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करा, हो जाएगा, चलो डिपॉजिट करो, बैंक पैसा बढ़ गया।
बैंक वाले कह रहे तुझे भाई नहीं होता, ये तो बेकार टेस्ट है, इसमें तूने गलती कर दी, यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पर तूने ऐसे गलत अमाउंट लिख दिया, ओवरराइटिंग कर दी, कह रहा नहीं होगा ये, दोबारा चेक बना के ला। बैंक वाले ने करा नहीं, आगे ड्यू टू टाइम डिफरेंस। समझ में आ रहा है? मैंने तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया जब रिकॉर्ड, मैंने बैंक के पास गया, चेक डिपॉजिट करा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बैंक वाला कह रहा है भाई इसमें गलती है, दोबारा चेक लेकर आ। 3 दिन बाद बैंक मुझे बताया तो 3 दिन तक तो टाइम डिफरेंस आ गया, और 3 दिन में 7, एक दिन में 7 चेंज जाते हो, 3 दिन की बात करते हो, ठीक है। आगे और आपके पास क्या है, और इतना ही, इसके अंदर 2 ही ट्रांजेक्शन होती है मेनली, इसके अंदर मेनली 2 ट्रांजेक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन आती है पेपर के अंदर, इसके बाद इसके अंदर है बहुत सारी ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट credited by bank but not recorded in cash, सीबीसी लिखूंगा कैश में। अब लिखते जाओ, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज मतलब काटा गया, चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। अब मैं जब इसको एक एक एंट्री को समझाऊंगा डिटेल में, एक एंट्री बताऊंगा, सबकी ट्रांजेक्शन बताऊंगा। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, ध्यान सुनना, जिसमें पहले मुझे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एक ऐसा चैप्टर है, इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि बच्चे को अच्छा लगता है कि एक कॉन्सेप्ट हो जाए एक क्वेश्चन हो जाए, एक कॉन्सेप्ट हो जाए एक क्वेश्चन हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा इसके अंदर। सारे कॉन्सेप्ट जब तक नहीं हो पाएंगे ना, मतलब 75 कॉन्सेप्ट एटलीस्ट होने चाहिए, उसके बाद ही आप जाके एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by bank, interest and dividend collected by bank। आगे डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, ये बाद में बताऊंगा, सारी चीजें ना मैं बताऊंगा तो एक क्लास लगी हो जाएगी। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक आज में, अगली क्लास में तो बताना है मुझे डिटेल में, एक एंट्री समझाकर, तो तभी बता देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक by a customer, dishonor of a bill, dishonor of a bill, discounted with the bank, dishonor of a bill discounted with the bank। इसके बाद आपके पास बिल कलेक्टेड। दोस्तों मैं एक बार बता दूं, बीआरएस स्टार्ट करने से पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 3-2 ट्रांजेक्शन तभी समझ में आएगी जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर होगा। अगर आपने अभी बता रहा हूँ, अगर आपने बीआरएस स्टार्ट कर लिया और आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा तो रोक दो वहीं पर बीआरएस को, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जाकर पूरा चैप्टर देखो, तब जाकर बीआरएस होगा। मैं तो ये मानकर चलूंगा चैप्टर पढ़ाते टाइम कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया है, ठीक है। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, नहीं पढ़ा तो फिर मेरे को उस टाइम मैं इन दोनों में समझाऊंगा तो सही क्या होता है ये, तो उतनी क्लैरिटी के साथ शायद आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये बिल्कुल बीआरएस के एंड के टॉपिक होते हैं ऑफ द कस्टमर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जरूर आप देख लीजिए इसको स्टार्ट करने से पहले। ये आपके पास ट्रांजेक्शन है, इतनी ट्रांजेक्शन करने के बाद मैं एरर पाऊंगा, और एरर को मुझे क्या रिकॉर्ड करनी है, एरर बनूंगा एरर एंड ओमिशन, एरर एंड मतलब या तो गलती करती या फिर रिकॉर्ड करना ही भूल गए, बस इसके अंदर एक ही ट्रांजेक्शन है। बट इतनी ट्रांजेक्शन अगर आपको आ गई तो आपको पूरा 11 समझो, मतलब ये ट्रांजेक्शन मुझे मैथ करनी है, 1 2 3 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्रांजेक्शन है। 10 की 10 ट्रांजेक्शन अगली क्लास में डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। और देखना अगली क्लास में आपको पूरा 11 आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले हो जाएंगे। ये 10 ट्रांजेक्शन खत्म हुई, कॉन्सेप्ट खत्म, उसके बाद बस ऊपर नीचे करना है, ठीक है। वो क्या करना होता है और मैं सिखाऊंगा आपको। समझ में आ गया आज की क्लास के सामने? आज की क्लास में 82 डेफिनेशन बड़ा मजा आ सकता है, ये मुझे पता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे बढ़िया से, बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।